है. Let us move on to level 1 3D geometry की problem. Now again 3D geometry is like magnetism. There is only an imagination which is required. Other than that, if you are able to imagine things, then it is easier version of straight lines. Actually, easier version of straight lines. क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं. ऐसे क्वेश्चन आपने लोकस के कितने क्वेश्चन करे 3D ज्योमेट्री में? बहुत कम करे होंगे. ठीक है, तो वो आसान वर्जन हो जाता है स्ट्रेट लाइंस का 3D ज्योमेट्री में अगर आप ऑब्जर्व करोगे. लेट्स सी. अब ये कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर कुछ हमें गिवन है, x square plus y square plus z square minus 10z equal to 0. Now if one end point of the diameter of the sphere is this, आपको दूसरा end point बताना है कहाँ पे होगा उस diameter पे. तो इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर तो आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही है? दिस इज व्हाट, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. तो इट्स अ स्फीयर जिसका सेंटर इज एट 0,0,5 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5. That is what we can easily imagine. Now one end point of the diameter is given to us, that भाई साहब diameter का एक end point हमें given है कि -3, -4,5. Ideally this should be satisfying this equation. कर रहा होगा, ठीक है. अगर इस point से अगर मैं एक डायमीटर बनाऊं तो वो डायमीटर दूसरे पॉइंट पे कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका सेंटर कहां है? 0,0,5 पे. तो अगर आपको इसका h k m अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो बड़ा सिंपल से h minus 3/2 is equal to 0, which says h is equal to 3. K minus 4/2 is equal to 0 again. तो k is equal to 4. मिड पॉइंट होगा ना यार, ये सेंटर जो होगा यहाँ पे, ठीक है. एंड देन उसके बाद somehow again उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? k m plus 5/2 is equal to 5 and then that implies m is equal to 5. So इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे को मिल जाएगा 3,4,5. So this will be the answer. बात समझ आ रही है इस क्वेश्चन में? Are we able to understand this? Hopefully yes. ठीक है. Another easy question in this. हमारे को दे रखा है एक लाइन हमारे पास है x minus 1/2 is equal to y plus 1/3 is equal to z minus 1/4 equal to x minus 3/1 equals y minus k/2 and z by 1. अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको k की वैल्यू निकालनी है. So I hope you remember these questions. क्या 3D में दो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती थी? नहीं. अगर मैं 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री में लाइंस का सबसे बड़ा डिफरेंस बोलूंगा तो 2D में हमेशा लाइंस इंटरसेक्ट करती थी और 3D ज्योमेट्री में लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करती. मतलब 2D में भी जब पैरेलल होती तब नहीं करती थी, उसके अलावा तो मतलब हमेशा करती थी. तो दैट्स ओके. तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. नाउ अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे तो आपको k की वैल्यू चाहिए. वो कैसे हम करते हैं? तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लैम्डा डाल देते हैं जनरली, अगर आपने किए होंगे क्वेश्चन सी, और इस वाले पार्ट को म्यू डाल देते हैं. तो पॉइंट जो आ जाता है, पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी रिटन एज 1 + 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, ऐसे कुछ. दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. ऐसे कुछ हमारे पास आ गया. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन वुड बी म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस k, comma mu. In terms of mu, any point is कैसे आता है? Now if both these points are common to these lines, अगर ये common points है तो 2 lambda plus 1 must be equal to mu plus 3. 3 lambda minus 1 must be equal to 2 mu plus k. And 4 lambda plus 1 must be equal to mu. Fairly straightforward. समझ आ रही है बात? Yes. एंड देन अगर बात हमको समझ आ रही है, हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो k की वैल्यू सॉल्व करनी है, इसको भूल जाओ, इन दोनों इक्वेशन को पकड़ लो. 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू एंड 4 लैम्डा, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करो और इनको सबट्रैक्ट कर दो, या बिना मल्टीप्लाई करे ही सबट्रैक्ट कर दो. तो आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, विच सेज लैम्डा इज इक्वल टू -3/2. और लैम्डा की वैल्यू -3/2 आ गई.
-6, म्यू की वैल्यू -5। और इस इक्वेशन में इस वैल्यू को डाल दो, के की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन में डालते ही 3 टाइम्स -3/2 -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -5 प्लस, दैट इज के की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10। मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? हाँ, 10 -9/2 -1, and that would be 20 -11/2, that is 9/2. This is the answer. Okay. तो आइडियली अगर के की वैल्यू कुछ दे रखी होती, इसकी 9/2 की जगह कुछ और होता है यहाँ पे के, देन यू अंडरस्टैंड दैट कि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि देन एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट सेम नहीं, मतलब म्यू और लैम्डा की वैल्यू तीनों तीनों ये बेसिकली जो तीनों इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस होनी चाहिए ना। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब समझ आता है कि ऑल थ्री ऑफ देम मस्ट हैव कंसिस्टेंट रूट्स। अगर दो से निकाल के कोई रूट आ रहा है, तीसरे में डालोगे तो वो सेम ही रूट आना चाहिए, तो तीसरे को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना उसे। दैट इज द फीलिंग दैट वी हैव। ओके, तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, we should be able to do this. Moving on. A variable plane at a constant distance p from the origin meets the coordinate axis in A, B, and C. Through these points, planes are drawn parallel to the coordinate planes. Then locus of the point of intersection is what? ठीक है सर, हमारे पास एक वेरिएबल प्लेन है जिसका डिस्टेंस हमें गिवन है, कांस्टेंट है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो प्लेन की अगर इक्वेशन माने तो इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्सिस इन ABC। एक्स कोऑर्डिनेट पे ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें लेट्स से सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा प्लेन है सर। अगेन इस प्लेन की इक्वेशन अगर यहाँ पे इस पॉइंट को a,0 मानूं, इस पॉइंट को 0,b,0 मानूं, इसमें 0 आएगा, दिस इज 0,0,c। तो अगर आपको याद होगा तो इस प्लेन की इक्वेशन होती है x/a + y/b इज इक्वल टू प्लस z/c इज इक्वल टू 1। Now, as I say it is an easier form of straight line. तो straight line में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की इक्वेशन पता है आपको लाइन की? हाँ, इन 3D ज्योमेट्री प्लेन में आपको पता चल जाएगी इक्वेशन कैसे, बस उसमें z/c वाला टर्म एक ऐड हो गया। ठीक है जी। अब अगर ये बात हमें समझ आ गई तो अब हमसे बोला जा रहा है कि these through these points planes are drawn parallel to the coordinate plane। तो यहां से आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन से पैरेलल, सो जैसे ये एक्स इस पे आपने वाई जेड प्लेन से पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ किया, मतलब सॉर्ट ऑफ वाई जेड प्लेन से पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ किया, यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे एक्स जेड प्लेन से पैरेलल। सो अगर आप इक्वेशन देखोगे इन प्लेन्स की, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे जो ये वाला प्लेन में बना रहा था, इस प्लेन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए, दूसरे प्लेन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू b, तीसरे प्लेन की इक्वेशन होगी z इक्वल टू c। और अगर इन तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो a, b, c आएगा। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तीनों प्लेन्स का, वो a, b, c आएगा। एज सुन एज यू अंडरस्टैंड दैट, तो बेसिकली x की वैल्यू a के बराबर है, y की वैल्यू b के बराबर है और z की वैल्यू c के बराबर है, इफेक्टिवली वही लिखा हुआ है ना। अब वो कह रहे हैं कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, लोकस चाहिए हमें। तो अब एबीसी में कोई रिलेशन है हमारे पास, ये गिवन है कि ए प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और प्लेन का डिस्टेंस को कैसे मार्क करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में कैसे होता था, ax1 + by1 + c अपॉन का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ a² + b², ऐसे कुछ होता था ना स्ट्रेट लाइन में जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन होता था। अब इन 3D ज्योमेट्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन क्या हो जाता है, that is ax1 + by1 + cz1 + d का मॉड डिवाइडेड बाय a² + b² + c² का रूट, that is the perpendicular distance of a plane from a point. Is this okay?
ग्रेट. एंड देन इफ दिस इज फाइन, तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे को प्लेन की इक्वेशन ये गिवन है, तो हमें पता है 1/a², सॉरी 1 से इसमें 1, जब मैं एक्स वाई जेड को 0 डालूंगा, ओरिजिन से डिस्टेंस p है, ठीक है ना, डिस्टेंस वेरिएबल प्लेन डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन डालेंगे तो 1/1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर का अंडर द रूट, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, दिट इज गिवन टू बी p. ठीक है, सो दैट वुड बेसिकली इंप्लाई 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p². और अगेन लोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी दोनों एक्स वाई, तीनों एक्स वाई जेड है, मतलब h k m बोल सकते हो आप उसे, और फिर बाद में दोबारा से एक्स वाई जेड डाल सकते हो, बट दैट्स ओके, यहाँ पे काम चल गया मेरा. तो 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 1/p². ओके, ये मेरी लोकस की इक्वेशन है, एंड दैट इज दिस, इट इज नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस. बताओ इसमें कोई डाउट है तो? पक्का? ठीक है. So I hope we understand this problem. So again, these are supposedly easy problems of 3D geometry only. I will be discussing some more complicated problems. Don't worry. I hope you are able to understand what we're discussing right now. Another question, it says if the distance between point P and Q is D, and the projections of PQ on coordinate planes are D1, D2, and D3, then you need to find the value of D1 square plus D2 square plus D3 square. D1 square plus D2 square plus D3 square, ऐसे कुछ आपको निकालना है. Okay. तो जो पॉइंट है, कोई पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो एक PQ वेक्टर होगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने में. और इस PQ वेक्टर के आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अबाउट, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में प्रोजेक्शंस ले सकते हैं. ठीक है, तो अब अगर ये बात की जाए तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट, अगर मैं इमेजिन करूं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कहानी, अगर आपको याद होगा तो कोई भी वेक्टर जो होता था हमारे पास इन केस ऑफ 3D ज्योमेट्री, अगर उसको हम ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखते थे तो ऐसे कुछ वेक्टर होता था. अब इस PQ वेक्टर का जब मैं एक्स जेड, लेट्स से एक्स वाई जेड ऐसे कुछ है, एक्जेक्ट प्लेन में कंपोनेंट लूंगा तो ये इसका एक्जेक्ट कंपोनेंट आएगा PQ वेक्टर का. यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो PQ वेक्टर का, अगर PQ वेक्टर इज लेट्स से सम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो PQ का जो xy प्लेन में कंपोनेंट है, तो एक्जेक्ट प्लेन में जो कंपोनेंट है, वो क्या होगा, वो x² प्लस z² आ जाएगा. ये बात समझ आ रही है क्या? आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, डोंट वरी. ये लेंथ x है, ये लेंथ z है, और ये लेंथ y है. जो पूरा पूरा अगर इसकी लेंथ d है, तो d की वैल्यू इज x² प्लस y² प्लस z², और d² की वैल्यू इज x² प्लस y² प्लस z². ठीक है, तो ऑब्वियसली अब एक्जेक्ट प्लेन में देखोगे तो x² प्लस z² ऐसे सोच सकते हो आप. ऐसे भी सोच सकते हो कि जो इस एक्जेक्ट प्लेन का प्रोजेक्शन है प्लस y² इज ओवरऑल लेंथ का स्क्वायर, वहां से भी देख सकते हो. सिमिलरली xy वाले में जब देखोगे तो x² प्लस y² आ जाएगा, और yz वाले में देखोगे तो y² प्लस z² आ जाएगा. तो ये आपके d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, स्क्वायर है ये, सॉरी ये स्क्वायर है, तो d2 स्क्वायर, d3 स्क्वायर, अगर जब हम अलग अलग प्लेन्स में देखेंगे तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी. ऑब्वियसली जब प्लस कम करेंगे तो 2 टाइम्स x² प्लस ये जो वैल्यू है 2 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² आ जाएगा, विच इज 2d². इज इट ओके? इसमें देखो देयर इज अ डिफरेंस. इसमें बहुत सारे लोग बहुत बार आंसर d² लिख लेते हैं. गलती क्या करते हैं, दे प्रोजेक्ट दिस वेक्टर ऑन एन एक्सिस. हाँ, अगर एक्सिस के अलावा इसका प्रोजेक्शन मांगा जाता तो वो x² आता, x आता, एक का प्रोजेक्शन, दूसरे का y आता, तीसरे का z आता, और आप d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर को x² प्लस y² प्लस z² लिखते हुए d² के बराबर आता. बट ये प्रोजेक्शन इन दी प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन में प्रोजेक्शन करना है हमें. 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है ना हमारे, एक तो xy कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्रोजेक्शन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को. तो प्लेन वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर. इफ दिस वुड हैव बीन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, the answer would have been d². Are you getting this point? Yes.
वो तो हम समझ सकते हैं. ओके. Moving on. Let's say there is a variable plane at a distance of 1 unit from the origin. Okay. It cuts the coordinate axis at A, B and C. अब एक ट्राइंगल बनेगा ABC, उसका जो सेंट्रॉइड है D, उसका आपको लोकस निकालना है. सैटिस्फाई द रिलेशन दे रखा है और उस लोकस की एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आता है और उसमें k की वैल्यू निकालनी है. तो एसेंशियली आपको लोकस निकालना है. लोकस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आना चाहिए जो यहाँ पे हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है, ऐसी कुछ आनी चाहिए इक्वेशन, और उसमें जो k की वैल्यू होगी दैट इज द आंसर दैट वी हैव टू गेट. ओके. ये क्वेश्चन तो अभी हमने पहले किया, वैसे ही ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन हो गया. हैंड रेज करो if you're able to think about how to solve this question. हाँ वृंदा बेटा कैसे करेंगे? भैया हम वही ABC मतलब A,0,0 और मतलब उसके इंटरसेप्ट्स ABC मान लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और फिर हमें 1/A² + 1/B² + 1/C² 1 पता चल जाएगा. तो हाँ बेसिकली अगर हम इंटरसेप्ट इसके A, B, C मान ले तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो प्लेन की इक्वेशन है वो x/a + y/b + 5z/c = 1, ऐसे कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं. फिर अब इसके बाद सेंट्रॉइड लिख सकते हैं कि वो A/3 B/3 और C/3 होगा. अब मैं इस रिजल्ट को यूज करने की कोशिश करूं तो मुझे दिख जाएगा 1/√. ओरिजिन से देखूंगा तो 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1. सो वहां से मेरे को पता चल जाएगा कि 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1. वेट, अब हम बात कर लेते हैं अगर इसका सेंट्रॉइड कुछ h, k, m है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A/3 हो जाएगा. सिमिलरली सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो B/3 हो जाएगा. तो 0 + a 0 + b + 0/3 करेंगे तो ठीक है. सिमिलरली जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा C/3. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज इन दिस एक्सप्रेशन आप a b c की वैल्यू डाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ h, k and m. तो डालेंगे तो 1/3h का होल स्क्वायर + 1/3k का होल स्क्वायर + 1/3m का होल स्क्वायर = 1 आ जाएगा, which will be 1/x² + 1/y² + 1/z². h, k, m को x, y, z डाल देते हैं and that's equal to 9. ओके. सो k की आंसर हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा. 3 1 1/3 नहीं है, 9 आंसर. ओके. किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. ठीक है. तो मतलब ऐसा भी हो सकता था कि अगर टेट्राहेड्रॉन होता है यहाँ पे तो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड कहाँ होता है. अगर OABC टेट्राहेड्रॉन की बात कर लेते तो 1/4 हो जाता बस. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यहाँ जो 9 आया है वहां से 16 आ जाता है. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. मतलब वो बहुत सिंपल बातें हैं, वो एक्सटेंशन मतलब वही एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो क्या कर रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे इसमें पता है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, एक और क्वेश्चन बन जाएगा. दैट इज द फीलिंग दैट एन एग्जामिनर हैज जनरली. ओके. Are we able to understand this problem? If the distance of a point 1, -2, 1 from this plane x + 2y - 2z = alpha, where alpha is greater than 0 is 5, then foot of the perpendicular from P to the plane is what? Foot of the perpendicular from point P to the plane is what? क्वेश्चन समझ आ रहा है? We have a plane and we have a 1, -2, 1. यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है. इक्वेशन है x + 2y - 2z = alpha.
अब मुझे सबसे पहली बात यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए तो मैं कुछ कुछ कर सकता था। नाउ एसेंशियली लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कहने की डिस्टेंस 5 है, तो डिस्टेंस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? डिस्टेंस का हमारे को फॉर्मूला है इस इक्वेशन में 1 + 2y - 2z में पहले x की वैल्यू को 1 डाल देते हैं, तो 1 + 2 टाइम्स -y -4 -2z -2 माइनस अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाय 1 + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज बेसिकली, अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो 5 + अल्फा का मॉड इज इक्वल टू 15। अगर आप नोटिस करो क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 9 का रूट इज 3, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है या तो -20 हो जाएगी या फिर अल्फा की वैल्यू 10 हो जाएगी। -20 कंसिडर नहीं करना क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली -20 नहीं कंसिडर कर रहे, तो अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो इस प्लेन की इक्वेशन हमारे को पता चल गई x + 2y - 2z इज इक्वल टू 10। कोई डाउट? अल्फा लेस देन 0 बोलते तो ये क्वेश्चन -20 के साथ आप कर लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब अगर हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन निकालना है तो अब देखो दो तरीके हो सकते हैं। इस प्लेन की जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो है 1i कैप + 2j कैप - 2k कैप। ये कैसे निकाला मैंने? ये कोफिशिएंट से हम निकालते हैं जो नॉर्मल वेक्टर होता है। आई होप यू रिमेंबर दिस। हाँ, r डॉट n मतलब ऐसे कुछ ax + by + cz इज इक्वल टू d में ai कैप + by कैप pj कैप + cz कैप ck कैप इज the vector perpendicular to the plane, which means this is parallel to the line PM, which means इस लाइन की इक्वेशन अगर आप निकालोगे तो हो जाएगी x - 1/1 इज इक्वल टू y + 2/2 इज इक्वल टू z - 1/-2। कैसे किया मैंने? x - 1, ये पॉइंट पता है मुझे, डायरेक्शन रेशियो, x + y + 2 -2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, z - 1 upon direction ratio which is -2, ऐसे कुछ लिख सकता हूँ मैं। And now I can consider this to be mu, and then I can write any point on the line PM, और lambda लिख के any point on the line PM लिख सकता हूँ मैं, which would be 1 + lambda और lambda + 1, lambda + 1, comma 2 lambda - 2, comma 1 - 2 lambda, ऐसे कुछ हमारे पास any point on PM आ जाएगा। और अब हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जो इस प्लेन के अंदर लाई करता है, तो अब आप क्या करोगे? इसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दोगे, एंड देन यू शुड बी एबल टू गेट लैम्डा + 1 + 2 टाइम्स लैम्डा - 2 टाइम्स 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10। ओके, वी कैन डू दिस। So and यहाँ से you'll get the value of lambda. Once you get the value of lambda, you should be able to get the value of that point, coordinate of that point. Now, is there something that we remember to find the coordinates of the base of the foot of find the coordinates of the foot of the perpendicular? Yes. कैसे? हम ना सिंपल सी बातें करते थे कि इधर ऐसे लिख लेते थे, अगर हमारे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जैसे इस पॉइंट से इस कर्व में, तो हम क्या करते थे? द एक्सप्रेशन, डू यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन? तो x - 1/x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y + 2/y का कोफिशिएंट 2, z - 1/z का कोफिशिएंट -2। तो यहीं पे लिखा हुआ जो टर्म है, बस यहाँ लैम्डा की जगह हम क्या डालते थे? -1 टाइम्स इस कोऑर्डिनेट को इसमें इक्वेशन में डाल देते थे, दैट इज अगेन x में 1 -4 -2z, दैट इज -2 -10 डिवाइडेड, मॉड नहीं लगाना है, मॉड लगाओ गलत हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट यू गेट। स्क्वायर रूट नहीं लेना है यहाँ पे, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वाज। हमने जनरल केस में निकाल के देख लिया था कि ऐसा ट्रू आ रहा है, एंड देन अब यहाँ से इस राइट हैंड साइड पे दिस इज 1 - this is -15, and that is 15 upon 9
दैट इज 5/3। तो अब x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 7/3 आ जाएगी, y की वैल्यू के लिए देखेंगे 10/3 माइनस 2 4/3 आ जाएगी, z की वैल्यू के लिए जब हम देखेंगे तो -10/3 प्लस 1 -7/3 आ जाएगी। तो 7/3 4/3 नहीं 7 नहीं 8/3 8/3 4/3 -7/3, दिस इज द आंसर। ओके ठीक है। So this is how we can solve this particular question. कुछ डाउट है इसमें किसी को? अगर यहीं पे इमेज निकालनी होती पॉइंट पी की इसके अंदर तो क्या करते? यूज चेंज? नॉट रियली, ये -1 की जगह -2 हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल लॉजिक से करना चाहते हो तो आप ये कहते कि जो आपने मिड ये पॉइंट निकाल लिया होगा, फुट निकाल लिया होगा, और जो इमेज वाला पॉइंट होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। इज इट और नॉट? ओके। तो वैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है 3D ज्योमेट्री में, अगर आप नोटिस करते होगे। तो दीज वर लेवल 1 प्रॉब्लम्स इन 3D ज्योमेट्री।